जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर रेलवे मेडिकल के अंदर अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो उसके बाद रेलवे क्या करता है। क्या यहाँ पर आपको पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है या फिर आपको दोबारा मौका दिया जाता है, और अगर दोबारा मौका दिया जाता है तो किस तरह से दोबारा आपको मौका दिया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि अगर आप किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है तो उस केस में आपके साथ यहाँ क्या होता है। तीसरी बात यहाँ पर है, जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनमें क्या कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पर मांगी जाएंगी, यानी कि क्या क्या योग्यताएं आपकी होनी चाहिए, क्या क्या आपकी क्षमताएं होनी चाहिए। तो पूरे के पूरे मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई हर पल की अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको जो बात समझनी है वो है यहाँ पर कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कितने टाइप का होता है। यहाँ देखिए 17 पोस्ट आपकी टोटल इस बार रेलवे ग्रुप डी के अंदर है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपका जो कैटेगरी है यहाँ पर A1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, सेकंड यहाँ पर A2 हो गया और थर्ड यहाँ पर A3 हो गया, और फिर उसके बाद आपका हो जाता है B1 और फिर यहाँ पर B2 और फिर उसके बाद यहाँ पर C1 और फिर यहाँ पर C2। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो A1 कैटेगरी का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है ये आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए नहीं है, ये आपका ALP के लिए होता है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पर ये वाला आपको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो ये वाला तो यहाँ पर आपके ग्रुप डी के लिए यहाँ पर वैलिड नहीं है, यानी कि ग्रुप डी में, क्योंकि इसके अंदर बहुत यहाँ पर हाई जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि आपकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपके ग्रुप डी के लिए है नहीं। अब यहाँ पर देखिए बस्ता कौन कौन सा है, A2 A3 B1 B2 C1 और C2। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमने आपको क्रम लिखा है ये घटते हुए क्रम में लिखा है। अब यहाँ समझिएगा इस बात को कि अगर यहाँ पर देखिए, अभी हम इसकी एक एक करके चर्चा भी करेंगे कि यहाँ पर A2 में कौन सा आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पर A2 कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपका जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप पास करते हैं, यानी कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आप A3 के लिए, B1 के लिए, B2 के लिए, C1 के लिए और C2 के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। हालांकि यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ रेलवे ग्रुप डी के अंदर A3 की भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, यानी कि A3 का भी यहाँ पर कोई मेडिकल स्टैंडर्ड किसी भी पोस्ट के लिए नहीं रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर C2 स्टैंडर्ड की भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं रखी गई है, यानी कि किसी भी पोस्ट में यहाँ पर C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड भी नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पर आपकी टोटल कितने यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी के अंदर हैं, तो यहाँ देखिएगा A2 B1 B2 और C1। अब यहाँ देखिए, अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आप यहाँ पर A2 के साथ साथ यहाँ पर B1 B2 और C1 यानी कि सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो आप B1 B2 और C1 वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो A2 कैटेगरी वाली जितनी भी पोस्ट हैं, यानी कि जिनमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है, आप उनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि A2 कैटेगरी जिनमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है जिन भी पोस्ट में, उसमें आप यहाँ पर जो अपने आप को योग्य नहीं कर सकते हैं वो पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी। और यहाँ देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ A2 कैटेगरी की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट है और वो है आपकी असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक की। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है तो यहाँ पर आप जो है B2 वाली जितनी भी पोस्ट में यहाँ पर B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है और C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, उनके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और अगर यहाँ पर देखिए, अब आपके मेडिकल स्टैंडर्ड बच कौन कौन से गए, A2 और आपका बच गया यहाँ पर B1 और आपका बच गया यहाँ पर B2 और आपका बच गया यहाँ पर C1, ठीक है, और यहाँ B2 और C1, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अगर आप यहाँ C1 कैटेगरी के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ C1 कैटेगरी वाली पोस्ट ही आपको मिलेगी। अब यहाँ देखिएगा, टोटल यहाँ हर एक पोस्ट के लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड तय किया गया है। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, किस मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या क्वालिटीज़ आपकी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, आपका जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके अंदर देखिए, पहला तो जनरल फिटनेस आपकी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि आप पूरी तरह से फिजिकली फिट होने चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आपको कोई यहाँ पर बीमारी है और यहाँ कोई आपका जो है कोई रिब टूटी हुई है, कोई हड्डी टूटी हुई है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यानी कि मेडिकली फिजिकली आप फिट होने चाहिए पूरी तरह से। और दूसरा यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं कि विजुअल एक्यूटी आपकी क्या क्या चाहिए। तो यहाँ देखिए, आपका जो आई टेस्ट होगा, अब इन सारे जो टेस्ट है इसके ऊपर हमारा एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिसके अंदर हम आपको एक एक टेस्ट किस तरह से होता है और कैसे यहाँ डिटेल में बताएंगे कि आपका डिस्टेंट विजन कैसे लिया जाता है, आपका नियर विजन टेस्ट कैसे होता है, बाइनोकुलर विजन कैसे चेक किया जाता है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे उस वीडियो में। तो वो वीडियो हमारा इस वीडियो के बाद आएगा, थोड़ी देर बाद। तो आज ही वो वीडियो शाम तक आपके पास आ जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ देखिए, डिस्टेंट विजन जो है आपका जो A2 कैटेगरी है
आइज के अंदर आपका डिस्टेंट विजन 6/9 और 6/9 का, यानी कि यहाँ पर राइट और लेफ्ट दोनों आइज के लिए यहाँ पर 6/9 का होना चाहिए। और यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है विदाउट ग्लासेस नो फॉगिंग टेस्ट। देखिए फॉगिंग टेस्ट भी यहाँ पर होता है कुछ पोस्ट के लिए, तो यहाँ इस वाले पोस्ट में आपका फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा। और फॉगिंग टेस्ट कैसे होता है वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ देखिए नियर विजन जो है आपका वो होना चाहिए 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। और आपको यहाँ पर कलर विजन टेस्ट भी यहाँ पर अवश्य रूप से पास करना पड़ेगा। और ये जो आपका डिस्टेंट विजन है और नियर विजन है, ये आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर चेक करवा सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा आपका जो है यहाँ डिस्टेंट विजन और नियर विजन क्या है। और यहाँ देखिए आपका बाइनोकुलर टेस्ट होगा और उसी के साथ आपका नाइट विजन टेस्ट होगा, मिजोपिक विजन टेस्ट होगा। और ये टेस्ट किस तरह से लिए जाते हैं ये हम आपसे बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। अब यहाँ देखिएगा A3 जो है आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसके अंदर भी आपका डिस्टेंट विजन 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस। अभी हम सिर्फ ग्लासेस की बात करते हैं, तो यहाँ देखिएगा यानी कि आपकी आंखों की बात करते हैं कि आपकी आंखें किस तरह से यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी दोनों आइज जो है 6/9 होनी चाहिए, चाहे विद ग्लास हो चाहे विदाउट ग्लास हो। और यहाँ पर देखिए पावर ऑफ लेंसेस नॉट टू एक्सीड 2 डायोप्टर, यानी कि अगर आपका ग्लास लगा हुआ है तो वो यहाँ पर 2 डायोप्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये आप पता कर सकते हैं किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर। और यहाँ नियर विजन की बात करें तो 0.6 और 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस। अब यहाँ पर भी देखिए आपको कलर विजन टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। और बाइनोकुलर विजन भी यहाँ पर पास करना है, नाइट विजन पास करना है, मायोपिक विजन भी आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो उनके मन में एक सवाल आता है कि सर यहाँ पर हमारा जो है कलर विज़न जो है वो सही नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर A3 कैटेगरी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर A3 कैटेगरी की पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विज़न। तो यहाँ कलर विज़न अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको A3 कैटेगरी की पोस्ट किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। अब यहाँ देखिए B1 कैटेगरी के लिए, यानी कि B1 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें भी डिस्टेंट विजन आपका 6/9 और 6/12 का यहाँ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर दोनों आइज का दिया हुआ है, राइट लेफ्ट का, विद और विदाउट ग्लासेस चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4 डायोप्टर। अब आपका जो लेंसेज का पावर है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन भी यहाँ पर भी 0.6 और 0.6 है विदाउट ग्लासेज व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर देखिएगा विदाउट ग्लासेज, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि विदाउट ग्लासेज ये है जब आपको क्लोज वर्क की यहाँ पर जरूरत पड़ती है तब। अब यहाँ देखिएगा मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेजोपिक विजन यहाँ पर आपका लिया जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर B2 कैटेगरी। तो यहाँ देखिए B2 कैटेगरी में यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ डिस्टेंट विजन 6/9 और 6/12 का होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4 डायोप्टर। यहाँ पर भी जो आपका लेंसेज का पावर है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन की बात करें तो 0.6 और 0.6 का विदाउट और विद ग्लासेस, रीडिंग नॉट रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपका जो क्लोज वर्क है जब भी रिक्वायर्ड हो तो यहाँ पर विद और विदाउट ग्लासेस दोनों यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। ये यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोकुलर विजन टेस्ट, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका यहाँ विजन टेस्ट की बात, यहाँ पर जो विजन टेस्ट है यानी कि आपका जो यहाँ पर कलर टेस्ट आपका जो है कलर विजन टेस्ट है वो आपका इस कैटेगरी के लिए नहीं मांगा गया है। तो B2 कैटेगरी में आपको यहाँ पर B2 कैटेगरी की जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पर कलर विजन आपका नहीं मांगा गया है, यहाँ क्लियरली देख लीजिए आप। और यहाँ बाइनोकुलर विजन टेस्ट जरूर आपका लिया जाएगा, लेकिन कलर विजन यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। C1 कैटेगरी की बात करें तो C1 कैटेगरी के अंदर डिस्टेंट विजन आपका 6/12 और 6/18 यहाँ पर है, और विद और विदाउट ग्लासेस यहाँ पर है। नियर विजन 0.6 है, और वही चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए इस वाली पोस्ट के अंदर यानी कि C1 कैटेगरी की पोस्ट के अंदर आपका बाइनोकुलर टेस्ट भी नहीं होगा और आपका मेजोपिक टेस्ट भी नहीं होगा, और यहाँ कलर विजन टेस्ट भी आपका यहाँ नहीं लिया जाएगा। और C2 कैटेगरी के अंदर देखिएगा यहाँ पर डिस्टेंट विजन 6/12 और निल विद और विदाउट ग्लासेस। अब यहाँ देखिए C2 कैटेगरी की जो पोस्ट है इसमें यहाँ पर देखिएगा निल और विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि यहाँ पर अगर आपकी एक आंख में प्रॉब्लम है, यानी कि एक आंख से अगर आपको नहीं भी दिखाई देता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर C2 कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर जो है C2 कैटेगरी की पोस्ट यहाँ रहेंगी, यानी कि C2 कैटेगरी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल माने जाएंगे। नियर विजन यहाँ पर 0.6 और ये देखिए कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस। अब यहाँ देख लीजिए आपको क्लियरली यहाँ देखिए आपका जो नियर विजन है वो भी यहाँ पर एक ही आंख का दिया हुआ है, यानी कि एक आंख अगर किसी व्यक्ति की है यानी कि एक आंख से ही उसे दिखाई देता है तो यहाँ पर उसका डिस्टेंट विजन 6/12 होना चाहिए और यहाँ नियर विजन 0.6 होना चाहिए।
वेयर रीडिंग और क्लोर वर्क इज रिक्वायर्ड। वही चीज़ है कि यहाँ पर अगर नज़दीक का कोई काम करना है, नज़दीक का कुछ पढ़ना है, तो वो यहाँ पर विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस उसे दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर आपका यहाँ विजन टेस्ट नहीं होना है। देखिए कलर विजन टेस्ट जो है आपका यहाँ पर A2, A3 और B1 इन तीनों के लिए आपका कलर विजन टेस्ट होगा। और यहाँ पर देखिए आपका B2 और C1 और C2 इनके लिए कलर विजन टेस्ट आपका नहीं होना है। साथ ही साथ यहाँ C1 और C2 के लिए यहाँ पर आपका जो है बाइनोकुलर टेस्ट भी नहीं होगा। यहाँ देखिए इन दोनों जो कैटेगरी वाली पोस्ट है इनके लिए आपका बाइनोकुलर टेस्ट भी नहीं होगा और कलर विजन टेस्ट भी यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग की जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर आपका कलर विजन टेस्ट भी होगा, बाइनोकुलर भी होगा, नाइट विजन भी होगा और मेजोपिक भी होगा। अब यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा सवाल सभी के मन में आ रहा था कि आखिर अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट रेलवे के मेडिकल में अनफिट घोषित कर दिया जाता है तो रेलवे उसके बाद क्या एक्शन लेता है, क्या आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए जब भी आपको अनफिट किया जाता है तो अनफिट के साथ आपका एक चीज़ और लिखी हुई आती है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जो है यहाँ A2 कैटेगरी की पोस्ट के लिए यहाँ अनफिट पाए गए तो आपका वहाँ लिखा रहेगा कि आप A2 कैटेगरी के लिए यहाँ अनफिट है। लेकिन अब देखिए A2 से नीचे कौन सा यहाँ पर कैटेगरी है तो B1 है। तो आप B1 और B2 से नीचे जितने भी यहाँ पर कैटेगरी है यानी कि B1 और B2 से नीचे वाले जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो B1 हो गया आपका, फिर उसके बाद B2 हो गया, फिर C1 हो गया। तो इन तीनों के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। और यहाँ देखिए अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए यहाँ पर C1 के लिए तो यहाँ पर फिर आप पूरी तरह से ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि C1 के नीचे यहाँ पर कोई भी दूसरा आपका ऑप्शन बचता ही नहीं है क्योंकि यहाँ C1 जो है लास्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर A2 वाला मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर लेते हैं तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर C1 वाले के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं तो आप सभी पोस्ट से यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आप 100 में से 100 नंबर भी लेकर आ गए और आप जो है C1 वाला जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसे भी आप पास नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये इसमें क्लियर बात है। अब यहाँ देखिए A2 कैटेगरी यानी कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ असिस्टेंट पॉइंट्समैन में मांगा गया है। यहाँ पर देखिए C1 कैटेगरी के लिए 1, 2, यहाँ पर 3 और यहाँ देखिए आपकी 4 और एक ये 5 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें कि यहाँ पर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मांगा गया है। तो यहाँ पर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड भी अगर आपका है तो 5 पोस्ट के लिए आप अपने आप को योग्य समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप कलर विजन है, अगर आप यहाँ पर जो है आपका नाइट विजन अच्छा नहीं है, मेजोपिक विजन सही नहीं है, बाइनोकुलर टेस्ट आपका सही नहीं है, तो यहाँ पर C1 कैटेगरी की पोस्ट के लिए आप जो है 5 पोस्ट के लिए आप अपने आप को योग्य यहाँ पर मानकर चलिएगा। यानी कि 5 पोस्ट के लिए आप पूरी तरह से योग्य हैं। और यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पर जो है B2 कैटेगरी के लिए, अब यहाँ B2 कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ देखिए B2 कैटेगरी तो एक पोस्ट यहाँ पर B2 कैटेगरी की है यानी कि असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर B2 कैटेगरी की हमारे पास एक पोस्ट यहाँ पर B2 कैटेगरी की भी बन जाती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पर अगला वीडियो हमारा सारी की सारी जितनी भी यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है वो किस तरह से ली जाती हैं उन पर भी हम अगले वीडियो में आपको चर्चा से बताएंगे। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।